स्टूडेंट्स, पेपर वन में आपको हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी दी जाती है। इसके साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आप अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिससे आपके नोट्स बनाने का समय बचेगा। और रिविजन में आपको हेल्प करने के लिए ये मॉक टेस्ट भी हम लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लेवल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये एक ऐसा कोर्स है स्टूडेंट, जो कि कम समय में पेपर वन में 100 में से आपको 80 प्लस स्कोर करने में मदद करेगा। तो आप सभी को फ्री वीडियोस भी देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएंगे तो देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज आपके सामने हैं। यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको यूनिट वाइज हम थियरी लेक्चर्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आपको पेपर में रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके स्टेट्स के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी आपको जरूर पढ़ने चाहिए, जो कि हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशन का क्या लेवल हो सकता है और किस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ ये नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। हमारा पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज दैट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया वर सिचुएटेड एट। सो भारत में प्राचीन काल में विकसित हुई कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम आपके सामने गिवन है। आपको बताना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उस कैटेगरी में आती है। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, जगदला, उदंतपुरी एंड नालंदा। सो 5 यूनिवर्सिटीज के नाम है। आई होप आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। वीडियो को पॉज कीजिए एंड करेक्ट आंसर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABCDE। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सारी की सारी प्राचीन काल के दौरान की इंडियन फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास आती हैं, जैसे कि पहली है शारदा पीठ। ठीक है, पहली है शारदा पीठ, दूसरी है कश्मीर समस्त, तीसरी यूनिवर्सिटी है पुष्पगिरी विहारा। नेक्स्ट आ जाती है विक्रमपुर बिहारा। ठीक है, सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं। So next question is, in the context of vocational education, competency level 8 as per NSQF is equivalent to what? तो अगर हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो वहां पर एनएसक्यूएफ के अंडर अगर किसी स्टूडेंट को कॉम्पिटेंसी लेवल 8 के अंदर माना जाता है तो वो कौन से डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो क्या वो डॉक्टरल डिग्री यानी कि पीएचडी डिग्री के बराबर होगा, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा या मास्टर डिग्री? तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एनएसक्यूएफ लेवल 8 से लेकर के लेवल 10 के बीच में एनरोल होते हैं किसी भी मास्टर डिग्री के लिए या फिर किसी भी रिसर्च डिग्री के लिए, उनको जनरल लेवल पर मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है। करेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। in India, increasing access to higher education has been constrained by low completion rates at secondary education stage. So बहुत ही सिंपल से स्टेटमेंट बोली है कि भारत में जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है उनकी बढ़ती पहुंच, यानी कि लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इजीली पहुंच रहे हैं, उनकी ये इजीली एक्सेस जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन है यानी कि माध्यमिक शिक्षण के जो स्टेज है उन पर कम पूर्णता दर से बाधित हुए हैं। एंड इसकी स्टेटमेंट 2 बोलती है कि 2030 तक ऑल मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी क्लोज डाउन। सो इसकी वजह से ये आइडिया लगाया जा रहा है कि 2030 तक जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स जहां पर सभी तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं, वो जल्दी ही बंद हो जाएंगे। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू बिल्कुल फॉल्स है। 2030 तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर कभी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। एक ही जगह पर स्टूडेंट्स को बहुत से कोर्सेज का बेनिफिट मिलता है इनमें। करेक्ट। सो यूनिवर्सिटी, इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज प्राइमरी गवर्निंग बॉडी, जो भी इस लेवल पर बेसिकली काम करती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कंस्ट्रेन्ड बाय लो कंप्लीशन रेट्स एट द सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट। ये जो बोला गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यूजीसी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। करेक्ट। एंड वहीं अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 की बात करें, सो इसमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 के में आपने जरूर सुना होगा। इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने मल्टीपल मेजरली फोकस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के ऊपर। अगर आप लोगों ने एनईपी के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इस पे सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which university in India was first to throw all university examinations open to girls? So कौन सी वो इंडियन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन गर्ल्स के लिए बिल्कुल ओपनली करवाने वाली है? पंजाब यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, या फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ओके। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू एडमिट फीमेल स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली इंडियन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने पहली फीमेल को एडमिशन दिलवाई थी? ऑप्शंस में से ही कोई करेक्ट आंसर है, जल्दी से मुझे कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रॉड पैरामीटर्स अडॉप्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये देखो स्टूडेंट्स, एनआईआरएफ जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। इसका जो भी हर साल का डेटा आता है ना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं कि एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। इस तरह से हर एक चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ब्रॉड पैरामीटर्स जो कि एनआरआईएफ के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन, या फिर लो कार्बन फुटप्रिंट। ओके। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ABCD ओनली। लो कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, ब्रॉड पैरामीटर्स को फोकस रखने के लिए एक ट्रिक होती है जो कि है TRGOP। TRGOP, टी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेस, आर का मतलब होता है रिसर्च प्रोफेशनल्स। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन नोट कर लीजिए, आर से होता है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, जो भी रिसर्च के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। जी से आ जाता है ग्रेजुएशन आउटकम्स, ओ से आ जाता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड पी से क्या आता है? परसेप्शन। पी फॉर परसेप्शन, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। Next question is, in India, much of the central government expenditure on general higher education is routed through what? So it is routed through, correct answer is UGC। तो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हायर एजुकेशन में जितने भी उसको क्रेडिट देना, उसको फंडिंग देना या उसको संभालने का जो भी काम होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर ही आता है। Okay, so central government expenditure on general higher education is routed through University Grant Commission, and ये किस एक्ट के अंदर आता है? ये अंडर सेक्शन 2F UGC एक्ट के अंदर आता है। Next question is, according to current estimate, the gross enrollment ratio in higher education in India is around 27%, which is expected to be increased to how many percent by the end of 2035? अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज और कुछ ईयर का एस्टिमेट लगाया जाता है, ये सब चीजें क्या होती है? आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अगर सुना होगा, तो उन्होंने एजुकेशन को, स्पेशली हायर एजुकेशन को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड उन्हीं इनिशिएटिव्स में उन्होंने कुछ एजेंडा सेट किए हैं, कुछ टारगेट सेट किए हैं कि 2023 तक हम अपनी एजुकेशन को यहाँ पर पहुंचाएंगे, 2030 तक हमारा एजुकेशन सिस्टम वहां तक पहुंच जाएगा। इस तरह से चीजों को डिवाइड किया जाता है।
ओके, सो इसमें कितना बताया गया है, इसमें 50% का एक एवरेज ये मान करके चले हुए हैं, इसको आपने डायरेक्टली याद रखना है। According to National Education Policy, Government of India envision increasing enrollment by 50%। इन्होंने ये बोला है कि 50% इंक्रीज 2035 तक जरूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेट in India to pass the GST legislation in assembly was। important क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज असम। तो असम है ये, इसमें इन्होंने क्या किया, जो जीएसटी है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। कब इम्प्लीमेंट किया गया था जीएसटी, ये आप लोगों के लिए, चलो स्टूडेंट्स, मैंने एक और होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जीएसटी कौन से ईयर, कौन सी डेट को लागू किया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट इंडिया में है असम, करेक्ट। एंड पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी कंट्री है जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, वो कंट्री है फ्रांस। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75 डेज। तो फाइनेंस बिल की अगर बात करें, तो इसमें पार्लियामेंट को सिर्फ 75 डेज का टाइम दिया जाता है। फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, तो फाइनेंस बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट किया जाता है। हाउएवर द राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू द बिल। इस बिल की जितनी भी अमेंडमेंट्स है, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो राज्यसभा दे सकती है, लेकिन प्रेजेंटेशन इसकी लोकसभा में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल लेजिस्लेशन की यहाँ पे बात की गई है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। उसी के साथ अगर हम लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, ओनली इट हैज ओनली वन हाउस टू मेक अ लॉ। यूनिकैमरल में सिर्फ एक ही हाउस होता है जो कि लॉ बनाने में मदद करता है, ओके। तो इसी के साथ नेम्स ऑफ 6 स्टेट्स जिसके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन है, एक तो हमने मध्य प्रदेश बता दिया, उसके अलावा और क्या क्या है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोकसभा। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के कितने मेंबर्स जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 80। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ही याद रखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्री विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी कंट्री में उच्च शिक्षा संस्थानों की नंबर सबसे ज्यादा है, करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया में ही ये सबसे ज्यादा है। इंडिया हैज मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें और ओवरऑल बात करें तो इतने ही है। अकॉर्डिंग टू डेटा, अगर हम लोग जुलाई 2021 की बात करते हैं, उसके बाद ये एनालिसिस अभी चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ है। जुलाई 2021 की अगर बात करते हैं तो इंडिया में 5288 टोटल यूनिवर्सिटीज थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इज situated at what, Itawa, correct। next question is which of the following entries of the Indian constitutions deal with coordination and determination of standards in institutions for higher education or research or scientific and technical institution। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एंट्री 66, ठीक है। एंट्री 66 आपको डायरेक्टली याद रखना है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो वो होता है करेक्ट आंसर 12।
ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 80 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 80 के अंदर ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSQF organizes qualification according to series of levels of what? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नॉलेज स्किल्स एंड एप्टीट्यूड सॉरी। ओके, सो ये 3 चीजें इसके अंदर आती है। एंड इसमें अगर टोटल लेवल्स की बात करें तो टोटल 10 लेवल्स होते हैं, ठीक है। हर एक लेवल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन मेजर फोकस उनका नॉलेज स्किल्स और एप्टीट्यूड पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जो कि सबको इजीली समझ में आ जाता है एंड सब उसको एक्सेप्ट भी इजीली करते हैं, कोई डाउट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें, जो कि कोडिफाइड और अनरिटन है, यानी कि इसको कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, वो समय आने पर जरूरत के हिसाब से चीजें यहाँ पर बदली जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन एंशियंट इंडिया अटेन्ड celebrity as the seat of both Brahminical and Buddhist learning during the time of सिद्ध नागार्जुना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है इसका श्रीधन्य कटक, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं समझना, डायरेक्ट एज इट इज इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था, अगर आपने पुराने सेशंस देखे होंगे तो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इस तरह की यूनिवर्सिटीज पर यूजीसी नेट पेपर 1 में ज्यादा क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो धर्म गांजा, श्रीधन्य कटक, ठीक है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके नाम शायद आपने सिलेबस में भी नहीं देखे होंगे, बट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, किसी सब टॉपिक के अंदर आती हैं। अब एनटीए उस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, तो ये थोड़ा सा हायर एजुकेशन के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि जरूर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। द टर्म हेरमेन्यूटिक्स इज ड्रॉन फ्रॉम? हेरमेन्यूटिक्स जो टर्म है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? सोशियोलॉजी, थियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स अगर इन 4 सब्जेक्ट डोमेन में से बिलोंग करते हो एंड पेपर 1 की तैयारी अभी कर रहे हो, आपको जरूर पता होगा, आपने जरूर सुना होगा कि ये है थियोलॉजी। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये पता होगा, करेक्ट। सो इस तरह से कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड हम इसको मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय मत लगाइए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है एंड एक क्वेश्चन किसी एक सीरीज में एनटीए पूछ सकता है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग? तो गैर पारंपरिक अधिगम की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? टीचर ओरिएंटेड होता है वो, यानी कि जो शिक्षक बोले, जो शिक्षक का मन है, जैसा वो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। इट इज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी की बात की गई है। कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज लिंक टू एम्प्लॉयमेंट एंड इट इज ऑन कैंपस, यानी कि सिर्फ ये परिसर में ही, कॉलेज कैंपस में ही हो सकता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, C and D only. Okay, so I hope students ये concepts आपके clear हो चुके हैं। Next question is the curriculum construction in Indian education is mostly influenced by? तो जो भी करिकुलम बनाया जाता है, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है, वो किससे हम इन्फ्लुएंस होकर के बनाते हैं? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो भी हमारे संविधान में, आपको पता है एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर या कोई भी बड़ी पॉलिसी कमीशन इसको अपने एंड पर नहीं बनाता, वो हमेशा संविधान को ध्यान में रखते हुए ही चीजें या हमारे पाठ्यक्रम को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज? तुलनात्मक शिक्षा का क्या मेजर रोल होता है? करेक्ट आंसर इज अडेप्टिंग फिजिबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स बाय साइंटिफिकली स्टडिंग दीज इन अदर रीजन्स, ठीक है। अपने प्रोग्राम्स को विजिबिलिटी एजुकेशन, फिजिबल एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आप कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से अगर पढ़ रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल इंडिया में एक ही लेवल की एजुकेशन अब दी जाएगी, ये भी NEP 2020 के अंडर काउंट किया गया है। The main problem for determining educational policy in India is that, so educational पॉलिसीज जो है इंडिया में, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पीपल विद हायर टेक्निकल एजुकेशन डू नॉट फाइंड इनफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रॉपर नहीं मिलती।
सीखने के लिए अगर किसी को मान लीजिए पर्सन को बचपन से टेक्निकल नॉलेज बहुत है या किसी और चीज़ का नॉलेज बहुत है, उसको वैसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता कि वो अपनी उन्हीं स्किल्स को शोकेस कर सके एंड कुछ बड़ा बना सके। करेक्ट? In India, we are facing a problem of quantitative growth of higher education. So इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सिर्फ अपना बेसिक करिकुलम नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कि बच्चे को अगर नॉलेज है, स्किल्स है, वो आगे जा करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग करें कि जीवन भर उनको वो मदद हो, ऐसी एजुकेशन की यहाँ पर ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ग्रांट फंड्स फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को फंड्स कौन कौन देता है? देखो अभी हमने डिस्कस किया था, 2 बार क्वेश्चंस ये आ गए थे। करेक्ट आंसर है यूजीसी, तो इसमें आना ही था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो भी यूनिवर्सिटीज को फंड्स देती हैं ताकि एजुकेशन अच्छे से हो सके, बच्चों को पूरी सुविधा, पूरी फैसिलिटीज मिल सके। तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई होप स्टूडेंट्स आपने बिना चीटिंग किए इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। आप जल्दी से हमें कमेंट कर दीजिए, अगर आपका स्कोर कम है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम कुछ नई स्ट्रेटेजीज, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और लेकर आएंगे ताकि आप लोग इस कम समय में भी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।